नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 लेके आया हूँ और ये नोट्स इन हिंदी है और इस चैप्टर का नाम है योग और जीवन शैली। इस चैप्टर में मोस्टली आपको योग के बारे में पढ़ना है, व्यायाम के बारे में पढ़ना है, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है कि कैसे आप कौन-कौन से योग अर्थात कि एक्सरसाइज करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं और कौन-कौन सी बीमारी में कौन-कौन सा योग काम आता है। इस पूरे चैप्टर में लगभग आपको ज़्यादातर योग के बारे में ही पढ़ना है और जीवन शैली के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 जिसका नाम है योग और जीवन शैली। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि आसन किसे कहते हैं? आसन क्या होता है? फिर आप आसन से क्या समझते हैं? आसन शरीर की वह मुद्रा है, वह अवस्था है जो कि मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा बाद में हर योग तथा आधुनिक योग के विभिन्न आसनों में जैसे खड़े आसन जिसे त्रिकोण आसन कहते हैं, बैठकर जिसे हम पद्मासन कहते हैं, लेटकर जिसे हम शवासन कहते हैं, उल्टे होकर जिसे हम शीर्षासन कहते हैं, संतुलन वाले जिसे कुक्कुटासन कहते हैं और आगे की ओर झुकने वाले आसन को हम पश्चिमोत्तासन कहते हैं और पीछे की ओर झुकने वाले को हम धनुरासन कहते हैं। तो ये जितने भी आसन हैं, इन्हीं आसनों के बारे में आपको पढ़ना है। इसे आप योग भी कह सकते हैं, व्यायाम भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो ये आसन के बारे में था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पतंजलि के अनुसार आसन के प्रकार। पतंजलि कहने का मतलब है कि पतंजलि तो एक कंपनी है और कंपनी के जो मुख्य रूप से आप यहाँ पे आप बाबा रामदेव की बात कर सकते हो क्योंकि ज़्यादातर अभी के समय में जो योग के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, वो बाबा रामदेव ही हैं। तो उन्होंने कहा है, स्थिर सुखमासनम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन एक स्थिर एवं सुखदायक स्थिति है। इन्होंने क्या कहा है कि आसन में जब व्यक्ति होता है, तो वो उसके लिए सबसे सुखमय समय होता है, सबसे शांतिपूर्ण समय होता है। किसने कहा है? पतंजलि योग पीठ के अनुसार आसन के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति योग करते हैं, आसन करते हैं, उनके जीवन का वह सबसे सुखदायक स्थिति होता है, सुखदायक समय होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है आसन करने से क्या लाभ है? यदि आप आसन करते हो तो आपको कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? रोग निवारक के रूप में मतलब कि बीमारियों को खत्म करने के रूप में अध्ययनों से यह पता चलता है, जितने भी रिसर्च हुए हैं आसन के बारे में, योगासन के बारे में, व्यायाम के बारे में, तो इनसे क्या पता चला है कि आसान से लचीलापन, शक्ति स्वयं के संतुलन में सुधार होता है। शरीर जो है वो लचीला होता है अगर आप सही तरीके से आसन करते हैं तो। इसके अलावा तनाव को कम करने, आपके टेंशन को और डिप्रेशन को खत्म करने में भी यह बहुत ही मददगार होता है। अस्थमा, मधुमेह जैसी जो बीमारियां हैं, उनको भी कम करने में आसन से मदद प्राप्त होता है। आसनों के नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता एवं शांति पैदा होता है। यदि आप लगातार आसन वगैरह करते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा, शरीर में जागरूकता बढ़ती है और तनावों से आपको छुटकारा मिलता है, डिप्रेशन से आप दूर हो जाते हैं। आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है, आपका फोकस पॉइंट जो है वो बढ़ेगा, स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब भी व्यक्ति आसन करने हेतु अपनी चटाई को बिछाता है तथा विभिन्न मुद्राओं द्वारा अपने शरीर को घुमाता है, तो वह अनगिनत स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करता है। आपको पता है कि जब भी कोई आसन होता है तो उसके लिए तो चटाई बिछाना पड़ता है या फिर लोग जमीन पे भी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको चटाई चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब भी आप किसी भी प्रकार के आसन को करते हो और अपने शरीर को कई दिशाओं में घुमाते हो, तो इससे आपके स्वास्थ्य में अनगिनत फायदे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपने आसन करने के लाभ के बारे में जान लिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका। तो हम बात करने वाले हैं कि जो एक आम इंसान जो जीवन जीता है उसमें कई सारे रोगों को रोकथाम करने के लिए ये जो व्यायाम है या योग है वो किस प्रकार की भूमिका को निभाता है। तो जीवन शैली संबंधित विकारों के प्रबंधन अर्थात उनको रोकने के लिए सदैव योग जो है, आसन जो है, वो मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है जिसमें व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास भी शामिल होता है। योग की जीवन शैली एक समग्र कला एवं विज्ञान भी है जिसके अभ्यास द्वारा तनाव को खत्म किया जाता है, चयापचय की प्रक्रिया को सही किया जाता है,
स्थलीकरण को सही किया जाता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाता है और बहुत सारे रोग हैं जिसमें मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो एक आम इंसान के जीवन में होने वाले रेगुलर बीमारियां हैं वो कौन-कौन से हैं? तो वो है मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द। तो ये सारी बीमारियां जो है वो जीवन में होने वाली बीमारियां हैं। तो इन सभी बीमारियों को किन-किन आसनों के द्वारा या किन-किन व्यायामों के द्वारा रोका जा सकता है, आगे के स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है मोटापा। तो मोटापा को खत्म करने के लिए आप किन तरह की एक्सरसाइजों को कर सकते हैं, इससे पहले हम मोटापा के बारे में जान लेते हैं। मोटापा जो है आज पूरे विश्व की एक समस्या बन चुकी है। ये सिर्फ भारत की हम बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में ही मोटापा जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है। वयस्कों के साथ-साथ आज बच्चे भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। मोटापा शरीर की वह दशा होती है, वह अवस्था होती है जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। इसकी ऐसा होता क्यों है? तो लोगों के गलत खान-पान की गलत आदतें और उनके जीवन शैली का यह एक हिस्सा बन जाता है जिसके बाद शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग आजकल के समय में फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, चाउमीन खाना पसंद करते हैं, मोमोज़ खाना पसंद करते हैं, फिंगर खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पैटीज़ ये सब खाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंसान धीरे-धीरे फूलने लगता है, मोटा हो जाता है और वो फिर इन मोटापे जैसी बीमारियों के समस्या से जूझने लगता है। दूसरे शब्दों में या फिर आप आसान शब्दों में कह सकते हैं, यह वह अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो भार है, जो वज़न है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो आदर्श वज़न है, जैसे अब देखिए उम्र के हिसाब से वज़न को एक पैमाना बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका वज़न होना चाहिए उससे में आपके 20 से 30% का इज़ाफ़ा हो जाएगा, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। इसे ही आप मोटापा कहते हैं। मोटापा होने का कारण, किन कारणों से इंसान के शरीर में मोटापा होता है? तो देखिए मोटापे के 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो हमारा खान-पान है। गलत आदतें जो होती है खान-पान की वो पाचन प्रणाली को बिगाड़ना शुरू कर देता है। दवाइयाँ, मनोवैज्ञानिक घटक, सामाजिक मुद्दे, हार्मोन्स में बदलाव, गर्भधारण, कार्बोहाइड्रेट खाना इत्यादि जो है वो मोटापे के कारण में जाने जाते हैं। जैसे अत्यधिक भोजन कर लेना, परिश्रम रहित जीवन, कोई काम ही नहीं है, बस खा के बैठे हुए हैं, थायराइड जैसी समस्या या कभी-कभी मोटापा जो है वंशानुगत भी आ जाता है। अगर आपके घर में आपके दादा-पापा मोटे थे, तो आप मोटे हो जाओगे। मोटापे से नुकसान क्या-क्या है? मोटापे से अनेक स्वास्थ्य जोखिम के कारण इसको बीमारी का दर्जा दिया गया है। मोटापा एक बार हो गया तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएँगे। मोटापे के कारण अनेक बीमारियाँ जैसे कि मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोग का शिकार हो जाता है इंसान। अगर बहुत ज़्यादा मोटा इंसान होता जा रहा है, तो उसे चीनी की बीमारी हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा, कैंसर, गठिया, थायराइड इस इन सभी बीमारियों का वो ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति। अब हम बात कर लेते हैं मोटापे से छुटकारा के बारे में कि इंसान को अपने जीवन में अगर शरीर मोटा हो गया है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो वो छुटकारा कैसे पा सकता है? तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, निम्न आसनों को नियमित रूप से करने से मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि यह चैप्टर जो है वो योग के बारे में है, आसन के बारे में है, तो इसमें आपको ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि किन-किन व्यायाम, एक्सरसाइज़, योग, आसन के माध्यम से आप मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है इसमें आसन वो है हस्तोनासन, दूसरा है त्रिकोणासन, तीसरा है अर्ध मत्स्यासन, चौथा है वज्रासन। तो ये काफ़ी बड़े कॉम्प्लिकेटेड आसन सब है नाम से ही जैसा कि आपको लग रहा होगा। अब एक-एक आसन के बारे में जान लेते हैं कि कैसे व्यक्ति करता है इन आसनों को। सबसे पहला जो है वो है वज्रासन। अब वज्रासन की विधि क्या है? तो दाएँ पैर को घुटने से मोड़कर दाएँ नितंब के नीचे रखें, बाएँ पैर के घुटनों से मोड़कर उन्हें बाएँ पैर के नितंब के नीचे रखें, कमर, गर्दन, सिर को सीधा रखते हुए दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ी खुली हुई होनी चाहिए, घुटना तथा पैर का निचला भाग जमीन से लगा होना चाहिए और दोनों हाथ और दोनों पैर आपस में चिपके होने चाहिए। तो ये आसन अगर आपको मैं ऐसे बता दूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारे आसन ना आपको यूट्यूब पे बाबा रामदेव के वीडियोज़ के माध्यम से बताए गए हैं कि वज्रासन कैसा करना चाहिए, शवासन कैसा करना चाहिए, मयूरासन कैसे करना चाहिए। तो ये सारे आसन आप वहाँ से देख के समझ सकते हो, हालाँकि एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप वज्रासन करते हो तो इससे लाभ क्या होगा? तो ये आसान
ध्यानात्मक आसन है, मतलब आसानी से लोग कर लेते हैं। इसे भोजन के पश्चात भी किया जा सकता है। ज़्यादातर आसन जो है वो खाने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसे कर सकते हो। इसके अभ्यास से पाचन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। आपके पचाने की प्रक्रिया जो है वो मजबूत होती है और जो उपापचय है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया वो ठीक प्रकार से काम करती है। भोजन आपके शरीर में ठीक तरीके से पच जाता है और आपके शरीर में फैट भी जमा होने नहीं देता है। तो ये वज्रासन के बारे में था। दूसरा आसन है हमारा हस्तोत्तासन। अब इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। हाथ की हथेलियों आकाश की ओर उंगलियों को परस्पर फंसाते हुए ऊपर की तरह तान के रखना है और सीधे कानों से सटे रहना चाहिए। श्वास लेते समय आपकी कमर से दाहिनी से 5 से 10 सेकंड को करना है। श्वास बाहर जब आप छोड़ रहे हो तो इस मध्य अवस्था में जब बीच का अवस्था होता है, इसी को दूसरी ओर भी करना है। लाभ इससे क्या होता है कि संपूर्ण शरीर को आराम प्राप्त होता है, बच्चों का कद बढ़ता है और उसके कमर पतले होते हैं। दूसरा बात है कि लचक पैदा होता है, शरीर जो है वो लचीला होता है और उदर विकार के लिए भी उपयोगी है, कमर की चर्बी को इससे कम किया जा सकता है। तो ये दूसरे आसन के बारे में था। अब हम तीसरे आसन त्रिकोणासन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी विधि क्या है? दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फुट का अंतर ले लें, पैर को फैला लें, सांस भरते हुए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा करें, श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर झुके और दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। ये सारे एक्सरसाइज जो है वो आपके स्कूल वगैरह में भी होते रहते हैं। शायद आपको नाम देख के पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप इसके वीडियोज यूट्यूब पर बाबा रामदेव के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। श्वास भरते हुए सीधा होकर हाथ बदलकर बाईं ओर आपको झुक जाना है। अगर आप त्रिकोणासन करते हो तो इससे लाभ क्या है? इस आसन के प्रभाव से कमर व कोटि प्रवेश लचीला होता है। अनावश्यक चर्बी जो है वो खत्म होता है। हाथ, कंधे, पैर आदि जो है वो शक्तिशाली होते हैं। तो ये त्रिकोणासन करने की विधि और इसके लाभ के बारे में था। अगला आसन हमारा कहता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब इसमें क्या होता है, इसकी विधि क्या है करने की? तो दाएं पैर से घुटने को मोड़ते हुए एड़ी बाएं पैर से बाहर तल तक पहुंचाना है। बाएं पैर को मोड़े और बाई एड़ी को दाएं घुटने के ऊपर ले जाकर उसके पार आपको घुटने के साथ घूमना है। पंजा को आपको जमाना है। बायां घुटना छाती के समीप रहना चाहिए और इसके बाद आपको दाएं बाएं घूमना है, सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। यदि आप ये आसन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होती है, नाड़ियों में लाभ पहुंचता है, चेहरे पे चमक आता है और बहुत सारे और फायदे हैं। श्वसन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी होता है, सांस लेने की बीमारियां खत्म होता है, मोटापे को रोकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है। अगला आसन हमारा, अब आसन यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम बीमारी के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है मधुमेह, शुगर की बीमारी। तो मधुमेह जो है वो आमतौर पर चयापचयी विकार है, मेटाबॉलिक बीमारी है। इसे हम रक्त में लंबे समय तक चीनी अर्थात शर्करा की अधिकतर मात्रा होने के कारण ये होता है। मधुमेह जैसी बीमारी में या पैक्रियाज, जिसे हम पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मधुमेह जैसी बीमारियों में लोगों को बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। तो ये बीमारी जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। इसके अगर बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे आप पता करेंगे कि किसी को मधुमेह की बीमारी है? तो मधुमेह के कारण व्यक्ति अंदर से हमेशा थका-थका सा महसूस होगा, उसे हमेशा कमजोरी फील होगा और वो अधिक मूत्र विसर्जन करता है, प्यास का भी अधिक लगना और भूख का बढ़ना जैसे लक्षण जो हैं, वो मधुमेह जैसे रोग में दिखाई देने लगते हैं। मधुमेह से नुकसान क्या है? तो मधुमेह के कारण यदि व्यक्ति के शरीर के अंदर मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न हो चुके हैं, तो आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है, गुर्दे का खराब होना, हृदय संबंधित रोग, वजन कम होना इत्यादि शुरू हो जाता है। मधुमेह से बचा कैसे जा सकता है? इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है जब उसे नियंत्रण में रखा जाए, अपने चीनी को, शर्करा को नियंत्रण में रखा जाए। यदि वह भुजंगासन या पश्चिमोत्तासन या पवन मुक्तासन एवं अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करे तो मधुमेह जैसे रोगों को लंबे समय तक छुटकारा, अगर लंबे समय तक इन एक्सरसाइजों को किया जाए, आसन को किया जाए तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं
अर्ध मत्स्य सेंद्रासन के बारे में, अब इसके विधि के बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या विधियों के माध्यम से आप इस तरह के एक्सरसाइज को, आसन को कर सकते हैं। दाएं पैर को इस प्रकार मोड़े कि एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए और बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के बाहर की ओर खड़ा करें। दाईं भुजा के ऊपरी भाग में घुटने को श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं और बाएं पैर का पंजा पकड़ लेना है। बायां हाथ कमर से नीचे रखें और गर्दन को अधिक से अधिक धड़ को घुमाते हुए बाईं ओर मुड़े और श्वास को, मतलब जब आप सांस ले रहे हो, उसे सामान्य बना के रखें। तो ये तो करने की विधि है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको इन लाइनों के माध्यम से इस आसन को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो आप एक बार बाबा रामदेव के वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप इन सभी आसनों को सही से समझ सकते हैं। और बहुत बड़ा वीडियोस नहीं है बाबा रामदेव का, हर एक एक आसन के बारे में उन्होंने 2 से ढाई मिनट का वीडियो बनाया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप यह आसन करते हैं तो सिर में माइग्रेन जैसी जो बीमारी होती है, हमेशा सर दर्द होने जैसी समस्या जो होती है, या रीढ़ की हड्डी के जो दर्द होते हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। महिलाओं में ऋतु रोग में नियंत्रण होता है और चेहरे पर भी चमक आता है। जिगर, तिल्ली, अमाशय पर दबाव पड़ने से वे सक्रिय होते हैं। इससे मधुमेह आदि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। पेरू के अतरंग अंगों में तालमेल बैठता है, फेफड़े एवं हृदय भी स्वस्थ रहते हैं। इसे करने से कूल्हे भी मजबूत होते हैं। तो ये आसन की विधि और लाभ के बारे में था। अगला आसन जो है वो हमारा है पश्चिमोत्तासन। अब इसके विधि के बारे में जान लेते हैं। दोनों पैर आपको सामने रखते हुए सीधा बैठ जाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है तथा सिर, गर्दन, कमर के भाग को ऊपर की ओर खींचना है। श्वास जब आप छोड़ रहे हो तो दोनों हाथों को नीचे लाएं और कमर के भाग को आगे की ओर करते हुए पैरों से लगा दें। हाथ से पैर के अंगूठे पकड़े और कोहनियां जमीन पर लगाएं। माथा, छाती एवं पेट पूरी तरह से पैरों से लगे होना चाहिए इस आसन के दौरान। अगर आप ये आसन अब कर लिए हैं तो इसके अब लाभ के बारे में जान लेते हैं। इससे पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और रुकी हुई वायु जो है वो बाहर आ जाती है। श्वसन प्रणाली मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती है, सीधी होती है। मधुमेह के रोगी के लिए ये काफी फायदेमंद है। उनको चिकित्सा के तरह ये काम करता है, मतलब कि उनके लिए काफी मददगार साबित होता है। तो ये इसके लाभ के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है पवन मुक्तासन। अब इसके विधि को देख लीजिए। इसके विधि को देख लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि पंजे और एड़ी को जमीन पर रखते हुए कमर के बल सीधा लेट जाएं। एड़ी पंजे को मिला लें। दोनों पांव को मोड़े। दोनों हाथों की अंगुलियों को ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़ें। श्वास भरें और भरे हुए सांस में घुटने से पेट को अधिक से अधिक दबाएं। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को घुटने से लगाएं और श्वास लेते हुए सिर वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव वापसी की स्थिति में ले आएं। इस माध्यम से आप पवन मुक्तासन को कर सकते हैं। इसके लाभ के बारे में जान लीजिए। पीठ एवं पेट की जो मांसपेशियां होती है वो सशक्त होती है, मजबूत होती है। वायु विकार दूर होता है। आंते, जिगर, तिल्ली, अमाशय के विकार को भी इसके माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। पेट का मोटापा भी कम होता है और मधुमेह रोग में भी यह लाभदायक होता है। अब हम अगले आसन भुजंग आसन के बारे में बात कर लेते हैं। भुजंग आसन की विधि को देख लेते हैं। आसन पर आपको पेट के बल लेट जाना है। दोनों पैरों की एड़ियां हैं और पंजों को मिलाकर लिटाकर उसको तान देना है, मतलब खींच के बिल्कुल रखना है। दोनों हाथों को मोड़कर चेहरे से दाएं और बाएं की ओर लाना है। कोहनियां अधिक से अधिक अंदर की ओर हो, माथा जमीन से लगा दें। गर्दन को पीछे की ओर इतना मोड़े कि सिर का पिछला भाग रीढ़ से लग जाए। यहाँ पे ज्यादा गर्दन को नहीं मोड़ना है, नहीं तो पता चले कि गर्दन 360 डिग्री में घूम गया। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठा देना है। तो ये भुजंग आसन की विधि के बारे में था। भुजंग आसन यदि आप करते हैं तो इसके फायदे क्या-क्या हैं? तो इस आसन से आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और सुस्त यकृत भी मजबूत किया जा सकता है। थायराइड जैसे रोग में ये काफी लाभदायक होता है। गुर्दा ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा कमर दर्द, गर्दन दर्द, तनाव, कब्ज, रक्त शुद्धि, स्त्री रोग में ये काफी लाभदायक होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अस्थमा। अस्थमा भी एक बीमारी है। आप कह सकते हैं कि अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो सांस नलिका से संबंधित है। इसमें इस बीमारी में क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। यह सांस नलिकाओं में सूजन कर देती है जिससे वो बहुत संवेदनशील हो जाता है तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज को स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करने लगता है। इस प्रक्रिया से
नलिकाओं में संकुचन होता है, जिससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने अस्थमा के बारे में कई बार देखा होगा, वीडियोज वगैरह में भी दिखाया जाता है, एक पंप आता है जिसके माध्यम से अस्थमा के रोगी उस पंप को लेके सांस को पूरा ले पाते हैं। अस्थमा के लक्षण क्या है? खांसी का दौरा होना, मतलब लगातार खांसी हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की रफ्तार बढ़ जाना, बेचैनी होना, सीने में जकड़न, थकावट, हाथ, पैर, कंधों में हमेशा दर्द रहना, ये सभी जो है वो अस्थमा के लक्षण है। अस्थमा के कारण क्या है? तो ज्यादातर धूल में रहने वाले व्यक्ति, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल, पंख आदि इसके प्रमुख कारण हैं। इन्हीं के माध्यम से अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी इंसान के शरीर के अंदर घर बना लेती है। अस्थमा बीमारी के बारे में आपने जान लिया है, अस्थमा के बचाव के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात पॉइंट जो है वो 1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि क्या अस्थमा रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है? तो नहीं, अस्थमा रोग को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिसमें सुखासन है, चक्रासन है, गोमुखासन है, पर्वतासन है, भुजंगासन है और पश्चिमोत्तासन है, मत्स्यासन है। और अगर आप नियमित रूप से इन सारे आसन को करते हैं तो अस्थमा पर आप जरूर नियंत्रण पा लेंगे, उसके विकार को आप कम कर पाएंगे। हम गोमुखासन के बारे में जान लेते हैं, इसके करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। सुखासन या दंडासन में आपको बैठ जाएं, बाएं पैर की जो एड़ी है उसको दाहिने नितंब के पास रखना है और दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर करते हुए इस प्रकार स्थिर करें कि घुटने एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाना है और दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। तो ये गोमुखासन के बारे में था। है पर्वतासन। अब इसके विधि क्या है? तो जमीन पर आपको दरी आसन को बिछा लेना है और पद्मासन में बैठ जाना है। लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरह इस तरह से ले जाएं कि आपके हाथ सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाएं। लाभ क्या है? अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है, रक्त साफ करता है, सीना चौड़ा और कंधों को मजबूती देता है और फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे पर्वतासन के लाभ था। अब हम आपको अगले आसन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है मत्स्यासन। अब इसके विधि को जान लीजिए। दोनों पैर को सामने की ओर सीधे रखकर आपको बैठ जाना है। दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाना है। हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़े तथा माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े और कोहनियों को जमीन पर लगाएं। पेट के भाग को और अधिक ऊपर उठाएं। तो ये हमारा जो विधि है जिसके माध्यम से आप मत्स्यासन कर सकते हैं। अब हम इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। यह आसन दम्मे के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो लोग अस्थमा या दम्मे से ग्रस्त हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। शुद्ध रक्त का निर्माण तथा संचार करता है, मधुमेह तथा पेट के रोग को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, चेहरे और त्वचा को आकर्षक बनाता है। यदि आप नियमित रूप से मत्स्यासन करते हैं तो आपको ये सारे लाभ देखने को मिलेंगे। अगला आसन जो है वो है सुखासन। इसके विधि के बारे में जान लेते हैं। सामान्य रूप से बैठना ही सुखासन है। आप आराम से बैठ जाओ, यही हमारा सुखासन है। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के ऊपर रखना है, अब नीचे रखना है आपको, और दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की पिंडली के नीचे रखना है। सिर, गर्दन एवं कमर कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और अंजलि मुद्रा में रखें। दोनों हाथ को जोड़कर आगे रखें और ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आप सुखासन करते हैं तो इसके क्या-क्या लाभ हैं? यह आसन बहुत देर तक ध्यान, अध्ययन आदि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंसंट्रेशन आपका बढ़ाएगा, आपको मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कमर सीधी कर बैठकर पैरों में शक्ति आती है, दर्द दूर होते हैं और योगाभ्यासी अन्य आसन मतलब कि पद्मासन करने के योग्य बन जाते हैं। हम अगले आसन चक्रासन की बात कर लेते हैं। इसके विधि को देख लेते हैं कि चक्रासन कैसे किया जाता है। तो देखिए, हाथों और पैरों के ऊपर पूरे शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठा दें। हाथ और पैरों में आधे फुट का अंतर रहे तथा सिर दोनों हाथ के बीच में होना चाहिए। शरीर जो है शरीर को ऊपर की ओर अधिक से अधिक खींचना
खींचना है, जिससे कि चक्राकार बन जाए, चक्र की तरह शरीर बन जाए। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस आसन को करते हैं, तो इससे लाभ क्या है? तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार, मांसपेशी, हड्डी में लचीलापन वगैरह आता है। कमर दर्द को दूर करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है और शरीर के कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब हम बात कर लेते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में, जिसे हम ब्लड प्रेशर बीमारी के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। पूरा विश्व उच्च रक्तचाप जैसे रोग से परेशान है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब नवयुवक को भी इसकी समस्या देखने को मिल रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते, पहले क्या होता था ना कि जो बुजुर्ग हो जाते थे, जो बूढ़े हो जाते थे, उन्हें ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की समस्या होती थी, लेकिन अभी तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ये बीमारियां होती जा रही है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? किन कारणों से ये बीमारियां होती है? तो दोषपूर्ण जीवन शैली ही इसका मुख्य कारण है। सही तरीके से जीवन को नहीं जीना, गलत खान-पान, एक्सरसाइज ना करना, बढ़ती उम्र, आनुवांशिकता कारण भी है, मोटापा के कारण भी यह बीमारी होती है। शारीरिक गतिविधियों में कमी, यदि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा नमक खाने से, अधिक फैट वाले भोजन करने से, मानसिक तनाव से, शुगर जैसी बीमारी से और महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप ज़्यादा होता है। इन सभी कारण से उक्त रक्तचाप जो है वो वृद्धि कर जाता है इंसान के शरीर में और यह एक गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। उच्च रक्तचाप के प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो इस बीमारी में धमनियां और शिराएं धीमी हो जाती है। जब हृदय का संकुचन होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, तो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का लगता है, मतलब खून जो है वो जमने लगता है। परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ने लगता है और इस दबाव को सिस्टोलिक रक्त दबाव भी कहा जाता है। हृदय की दो धड़कनों के मध्य रहने वाले दबाव को डायस्टोलिक रक्त दबाव कहा जाता है। रक्त दबाव के दोनों नंबरों को एमएम और एचजी यूनिट, जिसे मिलीमीटर मरकरी में मापा जाता है। किसी वयस्क का सामान्य रक्त दबाव जो है वो 120/80 mmHg माना जाता है, जब किसी व्यक्ति का रक्त दबाव 140/90 हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप के बीमारी के नाम से जानते हैं। उच्च रक्तचाप से बचा कैसे जाएगा? यदि हाई ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को हो गया है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ आसन करने पड़ेंगे, जिसमें ताड़ासन है, पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, अर्धचक्रासन है, भुजंगासन है, शवासन है। इसे नियमित रूप से करने से हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हम सबसे पहले योग के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है तरासन। तरासन की विधि के बारे में जान लेते हैं। पैरों के बल खड़े होकर सांस भरना है और हाथ आकाश की ओर खींच देना है। एड़ियों को उठा लेना है और थोड़ी देर इस स्थिति में रहते हुए श्वास छोड़ते हुए खड़े होने की स्थिति में विश्राम करते हैं। इस आसन को 1 से 5 बार प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो ब्लड प्रेशर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रोग को समाप्त करने के लिए काफी मदद करता है आपका। इसके लाभ के बारे में अगर बात कर लें तो शरीर में स्फूर्ति, मतलब कि फुर्ती लाता है, लंबाई भी बढ़ती है। इसके करने से प्रसव पीड़ा में कमी आता है, लकवे में लाभ प्राप्त होता है, रक्तचाप ठीक होता है। ब्लड प्रेशर में जो ये रक्तचाप होता है, इसको सही करने में यह योग काफी मदद करता है। दूसरे आसन अर्ध चक्रासन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी विधि के बारे में देख लेते हैं। अपने हाथों को कुल्हे पे रखना है, धीमी गति से सांस लेना है और अपने घुटनों को झुकाए बिना पीछे मुड़ जाना है। कुछ समय इसी मुद्रा में आपको लगातार रहना है। ये हो गया अर्ध चक्रासन। इसके लाभ के बारे में बात कर ले तो कमर लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उच्च रक्तचाप को सामान्य करता है और हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को भी ये मजबूत करता है। तो ये अर्ध चक्रासन के बारे में था। अब हम शवासन के बारे में बात कर लेते हैं। शवासन की विधि को देख लेते हैं कैसे किया जाता है। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखना है तथा एड़ी अंदर एवं पंजे बाहर रखते हुए बिल्कुल शिथिल अवस्था में छोड़ देना है। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर शिथिल अवस्था में आपको रखना है। आंख बंद करके मन को सांस पर केंद्रित करें और किसी प्रकार का काम या विचार अपने दिमाग में नहीं आने दें। पैर से सिर तक के सभी भाग को शिथिल कर दें, मतलब ढीला छोड़ दें। ऐसा अनुभव करें कि यह सिर्फ एक लाश है, एक बॉडी है जिसमें कोई जान नहीं है, इसीलिए इसे शवासन कहा गया। शव का मतलब होता है लाश। शव के आसन में आने को ही हम शवासन की विधि कहते हैं। यदि आप शवासन करते हैं तो इसके लाभ के बारे में आपको बताते हैं। संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं, अंगों, रक्त वाहिनी, नलिकाओं, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क,
शरीर तनाव को दूर करने में सक्षम होता है, शारीरिक एवं मानसिक थकावट जो होता है वो दूर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पीठ दर्द के बारे में। पीठ दर्द एक विश्व व्यापक समस्या है। पीठ दर्द आधुनिक जीवन शैली की देन है। दुनिया भर के लोग बदलते और निष्क्रिय जीवन के चलते तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। पीठ दर्द उनमें से एक है। वास्तव में पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। वास्तव में 10 में से 9 व्यक्ति जो है वो पीठ दर्द से परेशान है, जो कम से कम एक बार तो अवश्य महसूस करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सारे विश्व में पीठ दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है। इस समस्या के कारण प्रभावित व्यक्ति को अपने कार्य आसानी पूर्वक करने और तथा कुशलता पूर्वक करने के योग्य नहीं रह पाते। उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीठ दर्द के कारण के बारे में, तो पीठ दर्द व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी बुरी आदतें, अति भार होना, ज्यादा वजन होना, शारीरिक क्रियाओं का कम होना, व्यायाम का अभाव होना, लचक की कमी होना, पीठ पर अधिक दबाव होना आदि के कारण हो सकता है। पीठ दर्द के बचाव के लिए आपको योग करना पड़ेगा। और पीठ दर्द से बचने के लिए आप कौन से योग कर सकते हैं? ताड़ासन कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं, भुजगासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्यसंद्रासन कर सकते हैं। इन सभी योग के माध्यम से आप अपने पीठ के दर्द को सही तरीके से समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 जिसका नाम था योग और जीवन शैली, यहाँ पे समाप्त हो गया। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ आसन और योग के बारे में ही पढ़ना है। कौन-कौन से आसन से कौन सी बीमारियां खत्म होती है, कैसे आप करेंगे और उसके लाभ क्या हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस प्रकार के योग को करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कई सारे योग के ना मतलब कि खतरनाक नतीजे भी सामने आते हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।